नंबर वन इज ह्यूमन सफरिंग, कि अगर कोई मेडिकेशन खा के किसी पेशेंट्स को सफरिंग होती है और उसको हॉस्पिटलाइजेशन होती है, तो डेफिनेटली वो एक फाइनेंशियल बर्डन भी है। फाइनेंशियल बर्डन अगर आप नॉर्थ अमेरिका में या यूके में, यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, तो वहां पर वो इंश्योरेंस कवर करती है। मगर अगर आप अपने एनवायरनमेंट में अगर आप देखें, तो ये फाइनेंशियल बर्डन आउट ऑफ द पॉकेट पेशेंट को खुद पे करना पड़ता है, तो वो एक अनयूजुअल बर्डन जो है वो पेशेंट के ऊपर आ सकता है। डायरेक्ट कॉस्ट है जिसमें, जिसे मैंने भी जिक्र किया, हॉस्पिटलाइजेशन है, ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी विजिट्स बढ़ सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट है, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी है, आपको किसी ड्रग आपने ली थी, आपको एडीआर हो गया, आप ना अपनी जॉब पे आ सक रहे हैं, ना आप फोकस कर सकते हैं, कर रहे हैं, ना अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, ना अपने प्रोफेशनल वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत बहुत सिवियर हो सकते हैं। So where the entire story starts is a very very busy slides, and I'm going not going to talk in detail, but जितना मेरा प्रोफेशनल करियर है वहाँ पे जो एक मैंने बात सीखी है, और जो मैं जो भी मेरी लाइफ में कोई चीज अनयूजुअल चीज होती है, तो मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन। तो जो कोई भी बात है, कभी कभी भी आपकी जिंदगी में कोई अनयूजुअल चीज होती है, तो उसको याद रखें, उसका कोई ना कोई रीजन है। मे बी अभी आपको समझ नहीं आ रहा, मगर 5 years डाउन द लाइन या 10 years डाउन द लाइन आप कहेंगे अच्छा ये मेरी लाइफ के अंदर ये जो उस वक्त एक चेंज आया था वो इसलिए आया था। सो द स्टोरी जो आज हम फार्माकोविजिलेंस पे 2024 के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, तो स्टोरी स्टार्ट्स विद द थैलिडोमाइड इंट्रोडक्शन, जो 1957 के अंदर ड्रग इंट्रोड्यूस की गई थी, और उसके 1961 में बर्थ डिफेक्ट्स अपेयर होना स्टार्ट हुए थे। उसके बाद से जो फार्माकोविजिलेंस का जो डेटा है, जो सेंटर्स है, जो उसके ऊपर बात है, वो होना शुरू हुई आज। और आज हम 2024 के अंदर, जो हम 1978 के अंदर PIDM ट्रांसफर टू अपसाला सेंटर के अंदर हम बात करते हैं कि जितना भी फार्माकोविजिलेंस का डेटा है वो वहाँ पे जाता है, असेसमेंट होता है, उसकी डिटेक्शन होती है, और सारी दुनिया को इन्फॉर्मेशन अपसाला सेंटर से मिलती है। और ड्रैप हमारा जो पाकिस्तान का इदारा है, वो रेगुलेटरी बॉडी है, वो भी अपसाला सेंटर के साथ उसका अग्रीमेंट हुआ हुआ है। So what are we doing in Pakistan if pharmacovigilance is so much important? So what we are doing? So in 2012 pharmacovigilance RAP ने pharmacovigilance act अपना डिजाइन किया है और एक्ट को अपना रिलीज किया है। एंड इन 2018 तो फर्स्ट फार्माकोविजिलेंस गाइडलाइंस जो हैं नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर ने अपनी डेवलप की हैं और रिलीज की हैं। And in 2022 WHO pharmacovigilance indicator incorporation in 2022 पीवी गाइडलाइंस को अपडेट कर दिया गया है। तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसका ये प्रायोरिटी एजेंडा है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो हम वी आर द 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री, एंड जो ड्रग्स का कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा ज्यादा है। अगर आप सिर्फ डायबिटीज को ले लें तो आई थिंक वी एवरी 4th पर्सन इज ऑन डायबिटीज, एंड नंबर 1 इन द वर्ल्ड जो हमारा इसका प्रिवेलेंस है। सो यू कैन इमेजिन कि पाकिस्तान में किस कदर मेडिकेशंस जो हैं वो डिफरेंट डिजीजेस के लिए यूज हो रही हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन ड्रग्स की फार्माकोविजिलेंस होनी चाहिए। सो एज फार एज रेगुलेटरी अथॉरिटीज कंसर्न, दे हैव डन देयर जॉब। सो होगा कैसे, फार्माकोविजिलेंस स्टार्ट कैसे होगा? ये पूरा एक साइकिल है और ये कंटिन्यूस साइकिल है। डेफिनेटली पेशेंट है या कोई भी कंज्यूमर है जिसने मेडिकेशंस ली है और वो लेते ही जो है उसको रैश हुआ है या उसको डायरिया हुआ है या वोमिटिंग हुई है, उसने जो भी उसको उस दवा खाने के बाद इफेक्ट्स में उसने उसको रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट होके उसको कहीं पेपर को रखना नहीं है, उसको इंफॉर्मेशन को अपने पास नहीं रखना, उसको कहीं ना कहीं पे हमने आगे पास ऑन करना होगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वो कलेक्ट होगा किसी सेंट्रल डेटाबेस के अंदर, उसका एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस करने के बाद उसके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे कि ये ड्रग सेफ है या सेफ नहीं है, या ये इसकी कोई नई गाइडलाइंस बनाई जाएंगी, या इसके कोई सेफ्टी अलर्ट जारी किया जाएगा। और वो सेफ्टी अलर्ट जो है वो कम्युनिकेट किया जाएगा डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है, डिफरेंट हॉस्पिटल्स को, या सोशल मीडिया के थ्रू, या कंज्यूमर को उसको कम्युनिकेट किया जाएगा, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कम्युनिकेट किया जाएगा कि वो अपने जो ड्रग लिटरेचर है उसको अपडेट करें। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसके ऊपर मजीद फर्दर स्टडीज जो है वो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो सिर्फ एक एक्शन मैं आपको बताऊं कि अगर आप उसको किसी भी मेडिकेशन एरर को आप रिपोर्ट करते हैं, तो द मोमेंट यू रिपोर्ट द एरर, एक पूरा साइकिल स्टार्ट हो जाता है।
और इस साइकिल का बहुत लार्ज इम्पैक्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर। सो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी लोग हम लोग इस वक्त सुन रहे हैं कि कभी भी हम देखते हैं कि हमारे घर में इवन अक्सर दवाइयां खा के डायरिया हो जाता है, रैशेज आ जाते हैं, बट वी नेवर रिपोर्ट, वी इमीडिएटली स्टॉप द मेडिकेशंस, मगर हम उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम इनको रिपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे तो ये एक लार्जर इंटरेस्ट में है ह्यूमन पॉपुलेशन के। ये एक स्टडी है which is saying that more than 200,000 serious ADRs in hospitalized patients causing over 100,000 deaths annually. If true, then ADRs are the fourth leading cause of death ahead of pulmonary diseases, diabetes, AIDS, pneumonia, accidents and automobile deaths. So जो मैंने आपको पीछे का बैकग्राउंड बताया, so you can imagine कि जो ADRs हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेड डेथ्स के अंदर। तो ये तो इंटरनेशनल डेटा है जहाँ की स्ट्रक्चर्ड वे में एडीआर्स कैप्चर्ड हो रहे हैं। सो अगर हम अपनी पॉपुलेशन के ऊपर बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एडीआर्स की रिपोर्टिंग बहुत कम है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हो रहा होगा दवाइयों के कंजम्पशन पे, जबकि हमारे पास तो हम साथ में होम्योपैथ भी खा रहे हैं, हम हिकमत भी खा रहे हैं, हम ओवर द काउंटर मेडिकेशंस पे हम अपने आप को बहुत ज्यादा पेन किलर्स में एक्सपोज करते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि यहाँ का डेटा क्या होगा। सो जब भी हम फार्माकोविजिलेंस के लिए हम जाते हैं तो दो डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। वन इज एडवर्स ड्रग इवेंट एंड वन इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। So adverse drug event is an injury resulting from the use of drug. Under this definition, the term adverse drug event, it includes the harm caused by the drug, adverse drug reaction and overdoses, and harm from the use of the drugs. For example, warfarin. आप वार्फरिन को लेते हैं और वार्फरिन को आपने खाया और वार्फरिन खाने के बाद पेशेंट को ब्लीड हो गया, या वार्फरिन खाने के कम डोज खाने की वजह से उसको क्लॉट बन गया, तो दैट इज एन एडवर्स ड्रग इवेंट एंड इट रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट। आइदर वी नीड टू स्टॉप द ड्रग और वी नीड टू एडजस्ट द डोज और समटाइम वी नीड टू हॉस्पिटलाइज द पेशेंट। तो दिस इज एन एडवर्स ड्रग इवेंट जिसको हमें डॉक्यूमेंट करना है, रिकॉर्ड करना है। And what is an adverse drug reaction? Adverse drug reaction is a response to a drug which is noxious and unintended and which occurs at a normal dose. और किसी भी प्रोफिलेक्टिक डोज में, नॉर्मल थेरेपी में, अगर किसी भी किस्म का कोई साइकोलॉजिकल फंक्शन होता है, रैश होता है, वॉमिटिंग होती है, आपको डिजीनेस होती है, सो दैट इज द ऑन अ नॉर्मल डोज, दैट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सो ये अंडरस्टैंडिंग जो भी फार्मासिस्ट बैठे हैं उनको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि एडवर्स ड्रग इवेंट क्या है और एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है। ये कुछ कैटेगरीज है, दिस इज अ वेरी बिजी स्लाइड। हम जब इसको रिपोर्ट करते हैं तो ए बी सी डी एफ करके करते हैं। मैं ए बता देती हूँ कि जैसे मैंने आपको ब्लीडिंग का एग्जांपल दिया कि ऑगमेंटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ है, डोज डिपेंडेंट हुआ है, और एफ अगर आप जाएं तो फेलियर ऑफ थेरेपी है। तो जब भी आप जो हमारा टॉपिक है कि फार्माकोविजिलेंस इज हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स की मॉनिटरिंग जो है वो बहुत क्लियरली हो रही होती है, फिजिशियंस उनको देख रहे होते हैं, नर्सेज देख रही होती हैं, और अगर क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस है आपके हॉस्पिटल में एस्टैब्लिश है तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बहुत ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी है कि वो इन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को नोटिस करे और फार्माकोविजिलेंस में एजुकेशन करे और इन एडीआरस को टाइमली रिपोर्ट करे। तो जैसे कि अभी आपने देखा है कि ड्रैप ने अपना नोटिफिकेशन निकाला है कि ऑन एवरी 60 बेड देयर इज अ वन क्लिनिकल फार्मासिस्ट। सो हम अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, नहीं तो फार्मासिस्ट की पोजीशंस पब्लिक सेक्टर में अनाउंस हो रही हैं। दैट इज अ वेरी गुड साइन, बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी उनको जो उनकी जॉब है वो कोशिश की जा रही है कि वो सप्लाई चेन में और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर ही वो उनको यूटिलाइज किया जाए। तो ये रोल बहरहाल फिलहाल तो ये है कि एक आइस ब्रेक हुई है और फार्मासिस्ट की पोजीशंस निकल रही हैं और पब्लिक सेक्टर के अंदर वो जाना स्टार्ट हुए हैं। तो इंशाल्लाह जब ये क्लिनिकल रोल के अंदर आएंगे तो हम, क्योंकि मेजर रिस्पांसिबिलिटी फार्मासिस्ट की होती है कि वो इन चीजों को रिपोर्ट करे। सो रिपोर्टिंग ऑफ एडीआर, हु कैन रिपोर्ट, व्हाट टू रिपोर्ट, हाउ टू रिपोर्ट, whom to report and when to report. सो ऑल स्टेक होल्डर्स। तो ये नहीं हो सकता कि सिर्फ डॉक्टर ही एडीआर रिपोर्ट करेगा। नो, इट्स डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सेस, कोई भी अगर इनकाउंटर करता है किसी पेशेंट को कि उसको एडीआर हुआ है, उसको रिपोर्ट करना होगा। जो यूएसए का डेटा है, बहुत ज्यादा जो उनको रिपोर्टिंग मिलती है वो कंज्यूमर से मिलती है। कंज्यूमर उनका बहुत ज्यादा लिटरेट है, अपने बारे में उसको अवेयरनेस है, वो ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स को समझता है
और फिर वो उसको रिपोर्ट करता है। सो कंज्यूमर और फैमिली मेंबर्स, जहां आज जो है मैं आपको जो है आप इतने सारे लोग, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी फैमिली में जाके आपने फार्माको, हर हर घर में आप जाएं और पूछें आप कौन सी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी दवाइयां हैं। तो अपनी फैमिली को एजुकेट करना स्टार्ट करें कि अगर इन दवा खाने से आपको कोई भी इफेक्ट होता है, डायरिया होता है, डिजीनेस होती है, रैश होता है, या हार्ट रेट आपका बढ़, एनीथिंग हैपन, आप इसको रिपोर्ट करेंगे। और कहाँ रिपोर्ट करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहे, तो हम अपने, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फैमिली, कि हम उनको एजुकेट करना स्टार्ट करें कि फार्माकोविजिलेंस की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। एंड व्हाट टू रिपोर्ट, एनीथिंग विच रिक्वायर्ड, आपको कुछ, आपने कोई दवा खाई, आपको उससे डिजीनेस होने लगी और उसको आपने डिसकंटिन्यू करना पड़ा, आपको उसको रिपोर्ट करना होगा। आपने कोई मेडिकेशंस खाई और आपको वो सूट नहीं कर रही, या कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं आ रहा, तो आपको आपको थेरेपी चेंज हुई, तो आपको उसको रिपोर्ट करना होगा। कोई भी ड्रग है, नॉर्मल डोज है, उस पर आपको इफेक्ट ही नहीं आ रहा, 20 mg इज द मैक्सिमम डोज, मगर आपको उस पर इफेक्ट नहीं आ रहा, आपको 40 पर जाना पड़ रहा है, या 30 डोज mg पे जाना पड़ रहा है, तो आपको उसको रिपोर्ट करना होगा। कोई हॉस्पिटल में नेसेसरी एडमिशंस हो रहे हैं, प्रोलॉन्ग स्टे हो रहा है, और कोई सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऐड करना पड़ रहा है, या डेथ हो रही है, या कोई डिसेबिलिटी हो रही है, इन तमाम चीज़ों को हमें जो है वो रिपोर्ट करना होगा। ये एसएचपी की गाइडलाइंस हैं, जिसके अंदर उन्होंने फार्मासिस्ट को गाइड किया है कि किन किन बातों को आपको एज अ फार्माकोविजिलेंस के कॉन्टेक्स्ट में रिपोर्ट करना होगा। हाउ टू रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी अवेलेबल है, मैनुअल सिस्टम भी अवेलेबल है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है, सीपीओई मौजूद है, ड्रग इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ पर जो भी होता है, एडीआर होता है, तो डॉक्टर्स भी रिपोर्ट करते हैं, नर्सेज भी करते हैं, और क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी करता है। अदरवाइज मैनुअल रिपोर्टिंग सिस्टम, जिसको हम येलो कार्ड कहते हैं, ये भी अवेलेबल होता है। अगर नहीं है तो आज आपको पता लग जाना चाहिए कि अगर आपके हॉस्पिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नहीं है, तो आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, वो येलो कार्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, वो हम आगे जाके बात करते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक एडीआर सिस्टम जो है, अभी आपको कोई भी आपके हॉस्पिटल में अगर सिस्टम नहीं है, तो आप प्रेशर नहीं करें अपने मैनेजमेंट को, जी हमें हाई हाई सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स ला के दीजिए, क्योंकि हमने फार्माकोविजिलेंस करनी है। ये काम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आपके लिए कर दिया है। मेड विजिलेंस ई रिपोर्टिंग सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है, आप रैप की वेबसाइट पे जाइए। मेड सेफ्टी मोबाइल ऐप एप्लीकेशन है, हम इतनी सारी एप्स अपने फोन्स के अंदर डालते हैं, गेम्स की एप्स डालते हैं, अपने लिए कोई सोशल मीडिया की एप्स डालते हैं, मगर एज अ ह्यूमन कंज्यूमर हमें मेड सेफ्टी एप्लीकेशन ऐप भी अपने फोन्स में डालनी चाहिए, कि अगर कभी कोई एरर्स, कोई मेडिकेशन का हम देखेंगे, तो हम उसको फौरन से रिपोर्ट कर देंगे। तो ये तमाम सिस्टम ऑलरेडी मौजूद हैं, आप रैप की वेबसाइट पे जाइए, आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो आपका मेड विजिलेंस ई रिपोर्टिंग सिस्टम है, ये फॉर्म किया हुआ है। अगर आप समझते हैं कि आपने हॉस्पिटल के अंदर कोई मेडिकेशन एरर आपने देखा है, सॉरी मेडिकेशन एरर नहीं, एडवर्स रिपोर्टिंग एडीई आपने देखा है, तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ये सेल्फ रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, and it empowers you, it encourages you to report as much as errors you found during your clinical rounds. इसके अलावा ये मैट सेफ्टी की ऐप का स्क्रीनशॉट है, ये आप अपने पास डाउनलोड कीजिए, और अगर आप समझते हैं कि कोई भी एरर हो रहा है, तो आप उसको उसमें रिपोर्ट करना स्टार्ट कीजिए। मैनुअल रिपोर्टिंग सिस्टम, जिसको येलो कार्ड कहते हैं, जब तक ये डिजिटल फॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे, कोई स्टैंडर्डाइज डब्ल्यूएचओ एनएचएस का फॉर्म था, जहां कहीं येलो कार्ड फॉर्म रखा नजर आ जाता है, तो आपको उतना शार्प कलर होता है, आपको समझ आता है कि ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो रिपोर्ट हुआ है। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल कैन आल्सो रिपोर्ट एडीआरस मैनुअली थ्रू फिलिंग द येलो रिपोर्टिंग फॉर्म। येलो रिपोर्टिंग फॉर्म इज अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग ऑन द रैप वेबसाइट. The filled yellow forms can be emailed to National Pharmacovigilance Center or posted at the mailing address. This is a kind of yellow form आपको नजर आएगा। अगर आप अपने हॉस्पिटल्स में आप समझते हैं कि ये अवेलेबल नहीं है, तो ये आपको अपने पास मेक श्योर कि ये आपके हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हो। Whom to report, तो आपका अल्टीमेटली जितना भी, अगर आपने येलो फॉर्म में अपना इंफॉर्मेशन ली हुई है और अपने पास रखी हुई है, तो यकीन जानिए आप अपने पास उसको रख के कुछ भी गेन नहीं करेंगे, अनटिल अनलेस आप उसको ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट ना करें।
जैसे मैंने आपको बताया कि उसका डिटेक्शन होगा, असेसमेंट होगा, एनालिसिस होगा और फिर उस पे एक्शन होगा और फिर कम्युनिकेट किया जाएगा। ये सब जब होगा जब हम अपने येलो फॉर्म्स को, अपनी फार्माकोविज एडीआरस को हम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को देना स्टार्ट करेंगे। तो हॉस्पिटल्स में क्या करेंगे, जब जो हमारा आज का टॉपिक है कि हॉस्पिटल के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी एडीआर उनको नजर आता है होता हुआ, तो उनको जो फार्माको विजिलेंस सेंटर्स हैं वहां पे रिपोर्ट करना होगा। अगर आपका रीजन का सेंटर है, मेरे ख्याल से पंजाब में तो एक फार्माको विजिलेंस सेंटर बना हुआ है, सिंध के फार्माको विजिलेंस सेंटर पे काम हो रहा है। अगर नहीं भी है, अगर आपके सूबे के अंदर अभी भी फार्माकोविजिलेंस सेंटर एक्टिव नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये जितना भी डेटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी, जैसे हमने कहा था कि डब्ल्यूएचओ ग्लोबल डेटाबेस के अंदर जाएगी, वहां पे उसकी असेसमेंट की जाएगी और वहां से कम्युनिकेट की जाएगी। तो जो भी सेफ्टी की इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी वो क्रॉस द ग्लोब होगी। तो आपका एक छोटा सा एफर्ट, छोटी सी मेहनत जो है, छोटा सा जो आपका काम है, वो हजारों लोगों की जो है वो जान बचा सकता है, या वो नई गाइडलाइंस को डेवलप करने में हेल्प कर सकता है, और वो एक मेजर पेशेंट सेफ्टी इनिशिएटिव के अंदर जो है वो रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा ये तबाहाट की मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ कि हम कैसे, क्योंकि हमारे पास एक सोफिस्टिकेटेड किस्म का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है, तो इसमें हम, एक्सक्यूज मी, तो उसमें हम देखिए, आप पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड नंबर डाला हमने, पेशेंट नेम डाला, अटेंडिंग फिजिशियन डाला, अगर आप इसकी फील्ड्स देखें, हॉस्पिटल पेशेंट है, और उसको फिर हम पूरी डिटेल्स इसके अंदर डालते हैं और फिर हम इसको अपने पास इसके ऊपर फर्दर असेसमेंट करते हैं। ये हमारा रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद हम इसको फिर ड्रैप में आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। और इसके अंदर जो आपकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यही है कि आपने सिर्फ उसका जेनेरिक और ब्रांड नहीं लिखना, बल्कि आपने उसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन डालनी है। पेशेंट के डेमोग्राफिक सारे कंप्लीट होने चाहिए, उसकी डिजीज स्टेटस होना चाहिए, ड्रग के अंदर उसका बैच, एक्सपायरी, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग जो भी है वो टेम्पलेट एक इसका कंप्लीट बना हुआ होता है, वो आपको कंप्लीट फिल करना पड़ेगा। अगर आप उसको कंप्लीट फिल करेंगे तभी हम एक्चुअल इंफॉर्मेशन हम पास ऑन करेंगे और तभी हम इसका बेनिफिट पास कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइमलाइंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस हैं कि आपने करना क्या है। तो अगर प्रोविंशियल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स हैं, उनके अंदर नॉन सीरियस अगर कोई रैश है या कोई डायरिया वोमिटिंग है, तो आपके पास टाइम है, कोई अर्जेंसी नहीं है, आप उसको 30 डेज के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं। मगर अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी पेशेंट की डेथ हो गई है या कोई मेजर डिसेबिलिटी हुई है या उसकी वजह से कोई मेजर सर्जरी करनी पड़ी है जिसकी वजह से उसका कोई ऑर्गन रिमूव करना पड़ा है, सच काइंड ऑफ ADRs or ADE, adverse drug events, are very very serious in nature, and we should report it to within the 15 days to the DRAP. बाकी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, उसमें भी 30 डेज हैं, 15 डेज हैं, रजिस्ट्रेशन होल्डर्स 90 डेज, ये ड्रैप ने हमें सारी गाइडलाइंस दी हुई है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बाउंड है, पब्लिक हॉस्पिटल बाउंड है 30 डेज के अंदर, नॉन सीरियस के लिए, और 15 डेज के लिए सीरियस के लिए। और वो आइडियली पहला स्टेप ये है कि हम अपने प्रोविंशियल सेंटर्स पे बात करें और फिर हम ड्रैप, फिर प्रोविंशियल सेंटर ड्रैप को भेजेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली जैसे अभी मैं सिंध में कहूँ कि कोई पीवी सेंटर मौजूद नहीं है, तो हम फिर डायरेक्ट उसको ड्रैप को इन्फॉर्म करेंगे। और पेशेंट्स को उन्होंने कहा है कि एज पर कन्वीनियंस एज सुन एज पॉसिबल। मगर जैसे अब पेशेंट को बताएगा कौन? अब जो फार्मासिस्ट का रोल है यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कम्युनिटी में फार्मासिस्ट नहीं है। तो जब फार्मासिस्ट जहाँ होंगे वहीं उन्हीं जगहों पे कंज्यूमर को हम एजुकेट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट या उससे भी लो एजुकेशन लेवल के लोग जो हैं वो फार्मेसीज में हैं, काम कर रहे हैं और मेडिकेशन को डिस्पेंस कर रहे हैं, तो वो इस लेवल तक पेशेंट्स को अवेयर नहीं कर पा रहे हैं। सो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता जैसा हम देख रहे हैं कि चेंज आ रहा है कम्युनिटी में, सोसाइटी में, फार्मेसीज बन रही हैं और फार्मासिस्ट अब हमें नजर आ जाते हैं, तो वहाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि वो कंज्यूमर को एजुकेट करना शुरू करें। जितना ज्यादा कंज्यूमर एजुकेट होगा फार्माकोविजिलेंस को लेके, अपनी जो ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा है उसकी सेफ्टी को लेके, वो इंसुलिन ले रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि उसको किस किस तरह से हाइपोग्लाइसीमिया के इवेंट्स हो सकते हैं, वो हाइपोग्लाइसीमिया के इवेंट से कैसे बच सकता है। तो
जितना ज्यादा हमारा कंज्यूमर एम्पावर्ड होगा उतनी अच्छी हमारी कंट्री में फार्माको विजिलेंस हो सकती है। चैलेंजेस डेफिनेटली जो है वो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि लैक ऑफ अवेयरनेस है अभी भी। हम एक बड़े ही सोफिस्टिकेटेड सेटअप में बैठे हुए हैं, वहाँ पे फार्मेसी प्रैक्टिस बहुत स्टैब्लिश्ड है और हमारा जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का स्किल सेट है वो बहुत एडवांस्ड है और वो बहुत कॉम्प्लेक्स जॉब्स करते हैं और कर रहे हैं। मगर स्टिल उनको बड़ा चैलेंज है कि एडीआर की रिपोर्टिंग के लिए उनको बहुत सेशंस लेने पड़ते हैं और बार बार उनको एजुकेट करने के बाद वो डेटा कुछ हमारे पास गैदर होता है। तो जहाँ पे अभी तक हॉस्पिटल्स में स्ट्रक्चर्ड फार्मेसी प्रैक्टिस नहीं है, फार्मेसी प्रोफेशनल्स नहीं है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ फार्माकोविजिलेंस का कितना बड़ा चैलेंज होगा। और अंडर रिपोर्टिंग है कि अभी भी जो कल्चर है वो ये है कि एरर्स को छुपा दिया जाए, एरर्स को डिस्कस ना किया जाए। जबकि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं तो वहाँ पे और डेफिनेटली जॉब थ्रेट होता है लोगों को कि अगर हमने एरर रिपोर्ट किया और इसमें कोई हमारा नाम आया तो डेफिनेटली वी विल बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब। तो अगर मैं नए कॉन्सेप्ट्स हैं ये जो अप्लाई किए जाते हैं जिसको जस्ट कल्चर कहते हैं और उसके अंदर वो इनकरेज करते हैं लोगों को कि जो भी एरर्स हैं, जो भी एडीआरस हैं या जो भी लैकिंग्स हैं, आप उनको सेल्फ रिपोर्टिंग करें, इनकरेज करें एंड एरर्स एंड एडीआर शुड बी कम्युनिकेटेड अमंग द रेस्ट ऑफ द टीम। क्योंकि जब एक एरर्स को आप छुपा लेते हैं तो आप हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ पीपल को रिस्क पर डाल देते हैं। मगर जब किसी एडीआरस को या एरर्स को आप कम्युनिकेट कर लेते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं, तो उसी वक्त उसके लिए स्ट्रेटजीज बन जाती हैं, उसके ऊपर को एक्शन ले लिया जाता है, हम हंड्रेड लोगों को सेव कर लेते हैं। तो इसी वजह से एक बड़ा चैलेंज है कि हमारे यहाँ रिपोर्टिंग नहीं है। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर अगर किसी भी हॉस्पिटल, जैसे हमारा टॉपिक यही है कि फार्माकोविजिलेंस इन हॉस्पिटल सेटिंग, तो अगर फार्मासिस्ट जिन हॉस्पिटल्स में नहीं काम कर रहे हैं या उनका काम अभी भी सप्लाई चेन में और उनको स्टोर कीपिंग के ऊपर रखा हुआ है, तो ये बड़ा चैलेंजिंग है किसी हॉस्पिटल के अंदर कि वो फार्माकोविजिलेंस का डेटा या एडवर्स ड्रग रिएक्शन का डेटा कलेक्ट कर सकें। बाकी टाइम कंस्ट्रेंट, वर्कलोड प्रेशर है कि अगर 60 बेड पे आपने एक फार्मासिस्ट क्लिनिकल रखा हुआ भी है और उसको फिर आप ऑपरेशनल काम भी दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो ऑपरेशंस में इतना बिजी होता है कि वो फिर एडीआरस को रिपोर्ट करना भूल जाता है। और इसमें जो लास्ट चीज वो यही है कि हमने किसी भी लेवल पे हम अपने कंज्यूमर को एजुकेट नहीं कर रहे कि जितना ज्यादा हमारा कंज्यूमर एजुकेट होगा अपनी दवा जो वो इस्तेमाल कर रहा है उसकी सेफ्टी के लिए, उतना ही ज्यादा सेफ्टी प्रोफाइल जो है वो हम इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, ये एक स्टडी है जो हम आपको भी बात अभी चैलेंजेस की अगर बात की तो ये पब्लिश हुई है और उसके अंदर ये कह रहे हैं कि 62% फिजिशियन अवेयरनेस डेफिसिट है रिगार्डिंग दी फार्माकोविजिलेंस और उसकी एडवर्स रिएक्शन की रिपोर्टिंग के ऊपर। तो आप अगर हमारा पाकिस्तान का एनवायरनमेंट देखें तो फार्मासिस्ट से तो पेशेंट मरीज मिलता नहीं है कम्युनिटी में, वो डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर ने दवा लिखी, उसको साइड इफेक्ट हुआ, फिर डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर साहब ये दवा काम नहीं कर रही है और मुझे उस पर रैश हो गया और मुझे चक्कर आ गया और मुझे तो वोमिटिंग हो गई, तो वो उसकी दवाई चेंज कर देता है। जो मैंने आपको पहले स्टेप से बताया कि हम किन किन चीजों को रिपोर्ट करेंगे, तो अभी भी उसका जो गॉड है वो फिजिशियन है। और फिजिशियन 62% फिजिशियन को अवेयरनेस ही नहीं है कि अगर एडीआर होता क्या है और एडीआर को रिपोर्ट कैसे करना है। तो हमारा डेफिनेटली जो हमारा डेटा है वो हम तक पहुंचता ही नहीं है। दूसरा जो हमारा काम है, क्योंकि फिर मैं बात करूं पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी अगर आप देखें उतना फार्मासिस्ट नहीं है मगर नर्स अवेलेबल है। और नर्स का जो जो अवेयरनेस डेफिसिट है वो 54.8% जो इन्होंने निकाला है। तो जब उनको अवेयरनेस ही नहीं है, उनको टीचिंग ही नहीं है, उनको कोई ड्रग लग के उसको रैश बनता है, वो जाके उसको हाइड्रोकॉर्ड लगा देती है मगर उसको रिपोर्ट नहीं करती हैं कि उसको रिपोर्ट भी होना चाहिए। बाकी मेजर बैरियर्स जो हैं वो यही है कि नॉलेज कंस्ट्रेंट्स हैं, सपोर्ट नहीं है, इफेक्टिव एडीआर रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है और कंटिन्यूस एजुकेशन, जैसे मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि मेरे ख्याल से फार्माकोविजिलेंस को हर क्वार्टर में एक नए एक हॉस्पिटल के अंदर, जैसे अभी डाउ हेल्थ साइंसेज ने इनिशिएटिव लिया, अपने अपने लेवल पे हर जगह फार्माकोविजिलेंस के ऊपर बात होनी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए इसके ऊपर। ये कुछ फार्माकोविजिलेंस की केपीआईज हैं। देखिए, देयर इज नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील। आपको कोई भी
खुद से एक चीज डिजाइन नहीं करनी। जो मैंने भी आपको सारी चीजें बताई हैं कि सबसे पहले आपको खुद पता होना चाहिए, उसके बाद आपने कोई अपनी एफर्ट नहीं लगानी कि आपने सिस्टम डिजाइन करना है कि आप अपने बॉस के पास पहुंच जाएं कि जब तक आप सिस्टम डिजाइन नहीं करेंगे, मीडिया रिपोर्ट नहीं करेंगे। देयर इज अ मैनुअल फॉर्म अवेलेबल, उसको डाउनलोड कीजिए। देयर इज अ ऐप अवेलेबल, उसको डाउनलोड कीजिए। उस पर रिपोर्टिंग स्टार्ट कीजिए। इसके इसके बाद फार्माकोविजिलेंस के जो केपीआईज हैं ड्रैप ने बना के दे दिए, आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, आपके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, जो भी आपको समझ आता है कि आप टू बिगिन विद नंबर, जो पहला मैं दिखाऊं, द नंबर ऑफ एडीआरस एंड एडीएस रिपोर्ट्स रिसीव इन अ ईयर फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स। पहले दो पिक कर लें, स्टार्ट इससे शुरू कीजिए कि हम अपने पास रिपोर्टिंग कलेक्ट करेंगे कि हमारे साल में हमारे पास कितने एडीआर जमा हुए। तो दे आर 19। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको क्योंकि जो भी, अगर आप आज से इनिशिएटिव लेना चाहेंगे कि हम फार्माकोविजिलेंस के ऊपर कोई काम शुरू करेंगे, अगर आपने उसका केपीआई नहीं बनाया, अगर इफ यू कैन नॉट measure your performance, you cannot say that you're doing a quality work. तो उसको मेजर करने के लिए डे वन पे ही आपको कोई ना कोई केपीआई बनाना पड़ेगा। सो ये 19 के करीब केपीआई ड्रैप ने आपको डिजाइन करके दिए हुए हैं। यू कैन स्टार्ट, जैसे नंबर 10 आप देखें, नंबर ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल ट्रेन ऑन फार्माकोविजिलेंस। तो अलीशा, मैं आपसे कहूंगी कि आप जो है इसका केपीआई बना सकती हैं अपने पास। आप सीएमई करती हैं कि आपने कितने लोगों को ट्रेन किया है एक साल के अंदर या एक क्वार्टर के अंदर। तो आप ये डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपने फार्माकोविजिलेंस के ऊपर कितने लोगों को एक साल में ट्रेन किया है। सो इसको मैं एंड जो है अपनी प्रेजेंटेशन को इसी नोट के साथ करूंगी कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थाउजेंड एंड थाउजेंड्स आर डोजेस आर यूज्ड इन दिस कंट्री। अभी भी अगर हम कोई ड्रग का लिटरेचर खोलते हैं तो वो हमारे पास, हम लेक्सिकॉम या माइक्रोमेडिक्स देखते हैं तो वो ओरिजिनल जेनेरिक्स की कंट्रोल ट्रायल के अंदर, जो क्लिनिकल ट्रायल के अंदर जो उसके एडीआरस हैं। हम जितनी की सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे ब्रांड्स हैं। तो वो तो ब्रांड्स, हमारे पास तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हम ब्रांड्स यूज कर रहे हैं। तो और वो हमारी पॉपुलेशन के अंदर यूज हो रहे हैं। तो किस किस्म के इफेक्ट्स, थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, सब थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें डेटा कलेक्ट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम चाहते हैं कि हम भी और हमारे लव्ड वंस भी हैं जो इन दवाइयों से हार्म ना हो बल्कि उनको उनका एडवांटेज हो, तो हम सबको अपना रोल प्ले करना होगा। सो सेकंड जो फार्मासिस्ट है उनको अपनी कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर अपनी प्रेजेंस को शो करना होगा। वहां पे जो कम्युनिटी को अवेयर करना होगा, कंज्यूमर को अवेयर करना होगा डिस्पेंसिंग के बाद कि अगर कोई आपको साइड इफेक्ट होता है तो आप इस दवा को यहाँ पर रिपोर्ट करें। हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो जो फार्मासिस्ट हैं उनको अपना क्लिनिकल एक्यूमेंट बढ़ाना होगा, रादर देन अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, फाइन, अभी बहुत बहुत फार्मासिस्ट नहीं है, मगर जो भी है मेरे हिसाब से उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने एक्शन से प्रूव करना है कि वो कितने वैल्यूएबल रिसोर्स हो सकते हैं। तो उन्होंने फार्माकोविजिलेंस करनी होगी। और जो भी अपने प्रोविंसेस हैं उसके अंदर आप अपने सेंटर्स को देखिए, कहाँ कहाँ आपके सेंटर्स हैं। अगर नहीं भी आपको सेंटर्स हैं तो आप ड्रैप में डायरेक्ट उसको रिपोर्ट करना स्टार्ट करें। So this is the end of my presentation. I hope I have conveyed my message well. और अगर किसी को कोई सवाल है तो I am ready to answer them. Thank you very much. Thank you so much, Madam Sumera, for sharing your valuable insights. Audience, I would like to ask if you have any questions you can ask from Madam Sumera. जी, अस्सलाम वालेकुम. Myself Sajid Hussain, and my question is that have any system for the public sector to encourage the public to give the feedback of using the medicine at the home and at the site of on the prescription of doctor, because every home has using the so many medicines, but they don't have any ground where they can display, where they can discuss the side effects and the use of drug and the ADRs of the drug. So is there any system where they can discuss the ADRs? Thank you. देखिए, मैं जो हूँ आपको क्लियरली बताऊं कि फार्माकोविजिलेंस के ऊपर, जो एडीआरस के ऊपर, जो पेशेंट, जो कंज्यूमर के ऊपर अभी तक बात हुई है वो बहुत लिमिटेड है।
जितना भी हम एफर्ट कर रहे हैं, आज भी हम सब बैठे हुए हैं तो हम सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि हमारे पास मुल्क में कम्युनिटी सर्विसेज का या इस किस्म का कोई सेटअप होता नहीं है। और जो मैंने आपको बताया कि मरीज डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर इसकी दवा चेंज करता है और फिर वो वापस डॉक्टर के पास ही जाता है, और जो डेटा बताया कि 62% उनका 62% डॉक्टर तो अवेयर ही नहीं है। तो बहरहाल ये बड़ी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। और जो इस किस्म के वेबिनार्स हैं, जो सेमिनार्स हैं जहाँ पे फार्माकोविजिलेंस पे बात हो रही है, आई थिंक इसके ऊपर ही हमें बात करनी होगी कि कम्युनिटी के अंदर अगर फार्मासिस्ट के पास पेशेंट आता है तो वहाँ उसकी जिम्मेदारी बनती है। हमने जो फार्माकोविजिलेंस का आज जैसे सेशन हुआ है, तो वहाँ हमारे पास डॉक्टर्स को हमें लेकर आना होगा कि वो कम्युनिकेट करें। तो वो एक कलेक्टिव एफर्ट है, वो किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। मगर मैं आपसे कहूंगी कि कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड सिस्टम तो नहीं है, मगर इसमें हमें बहुत काम करने की जरूरत है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद उस्मान, थैंक यू मैडम फॉर अरेंजिंग सच अ मीनिंगफुल सेशन। मैडम मेरी 3 क्वेश्चन है। जी। फर्स्ट वन ये है कि अगर पेशेंट पोली फार्मेसी ले रहे हैं, सही है मैडम, तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये इनकी साइड इफेक्ट की वजह से हुई, फॉर एग्जांपल रेशेस या वोमिटिंग हो गई, सही है मैडम। दूसरा ये है कि अगर हमें साइड इफेक्ट का पता हो कि फॉर एग्जांपल हम टीजीसाइक्लिन ले रहे हैं एंटीबायोटिक, इसकी डायरिया है, कॉमन साइड इफेक्ट 24% तक, सही है मैडम। और तीसरा क्वेश्चन ये है मैडम कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो प्रीमेच्योर है या प्रीटर्म है और इसको एजिथ्रोमाइसिन साशे प्रिस्क्राइब किया हुआ है अंडर मतलब 8 मिलीग्राम या 6 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम साशे हम इसको दे रहे हैं, क्या ये एडवर्स इवेंट में आते हैं कि नहीं, एडवर्स ड्रग इवेंट में? देखिए 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 पहली बात तो ये कि ड्रग्स वो कितनी भी ले रहा है ना, आपको आपने उसको उसके 5 दवाइयां हैं, उसने खाई है दवाई, उसको रैश हो गया, आप अभी आपको नहीं समझ रहा है किस ड्रग से है, तो आपने जब इसको रिपोर्ट करेंगे ना, तो जैसे मैंने आपको कहा है कि इसकी असेसमेंट होती है उसके बाद में बाकायदा कि कौन सी ड्रग्स हैं, वो पेशेंट का इंटरव्यू तक जाती है बात, तो वो जी जी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको रिपोर्ट करें। ठीक है। दूसरा ये है कि आप उसके अंदर जो लिटरेचर है उसके अंदर लिखा हुआ है कि 34% लोगों को ये एरर हो एडीआर होगा, बट स्टिल अगर आपको हुआ है तो आपको इसको रिपोर्ट करना है, क्योंकि वो जो 34% है ना, वो उस क्लिनिकल ट्रायल की सिलेक्टिव पॉपुलेशन थी। फॉर एग्जाम्पल वो ट्रायल सिर्फ 20 से 30 साल के लोगों के अंदर हुआ था, मगर ये जिस 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 पेशेंट को एडीआर हुआ उसकी एज 55 साल थी, तो फीमेल थी या मेनोपॉजल वुमेन थी, व्हाटएवर, ओस्टियोपोरोसिस था उसको, तो ये सब चीजें फिर जब डिटेक्शन में आती है ना, तो हम पता करते हैं, फिर हम कहते हैं भाई इस एज में इसके अंदर जो है ना ये वाले एरर्स होने लगे। थर्ड जो आप कह रहे हैं कि वो बच्चे को दे दी गई है, और बच्चे की डोज तो आप कह रहे हैं कि ऑफ लेवल हुई ना, क्योंकि वो तो रिकमेंडेड ही नहीं थी, तो डेफिनेटली ये जी तीनों जी। चीजें जो है ये रिपोर्ट की जाएंगी। अच्छा, थैंक यू मैडम। ये है मैडम कि एजिथ्रोमाइसिन अगर हम 8 मिलीग्राम दे रहे हैं, मतलब 3 kg वेट या 4 kg वेट है, तो क्या हम इसको और कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, मैं समझी नहीं, अगर एजिथ्रोमाइसिन आप दे रहे हैं जी एमजी जी, पर केजी से दे रहे हैं, मतलब 3 kg वेट है और इसको 8 mg मिल रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन साशे, ठीक है तो मैडम। इसको तो इंटरवेंशन करनी पड़ेगी फार्मासिस्ट को, और उसको आप बोलें कि ये तो एविडेंस बेस नहीं है, आप डोज ज्यादा क्यों दे रहे हैं, तो हार्म कर देगा। ये तो फार्मासिस्ट नहीं मैडम, इंटरवेंशन हुई, और क्या आप उसे पहले एडीआर से पहले कम रोकिए डोज दे उसको। रहे हैं ना, सब कम, थेरेप्यूटिक हाँ में नहीं कम, आते मैडम ये। नहीं 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 नहीं, एनी केस अगर ये कम डोज है या ज्यादा डोज है, व्हाटएवर, ये फार्मासिस्ट इंटरवेंशन का पार्ट है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। जी जी जी, ओके थैंक यू। एडीआर मतलब आप जो है ना एडीआर होने से पहले रोक लेंगे ना उसको, क्योंकि आपने इसको इंटरवीन कर दिया कि एक डोज जो जी है अगर उसकी एक्स एमजी पर केजी से, उससे आप ना ज्यादा दे सकते हैं ना ना कम दे सकते हैं, तो आप उसको जो थेरेप्यूटिक डोज उसकी एडवाइजेबल है आप उसमें लेकर आए उसको। दिस इज फार्मासिस्ट इंटरवेंशन, द रोल ऑफ अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है। जी जी, थैंक यू मैडम, सही है। ठीक है। जी जी मैडम से। Can I ask a इसमें question? सॉरी, इसमें मेरी एक छोटी सी सजेशन है कि पब्लिक सेक्टर्स श्योर। में अगर हम इसको पब्लिक सेक्टर में अगर हम इसको जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं, और लेट सपोज के हैंड बिल बना लें हम अपनी किसी उस पे कि जी हैंड बिल दिए जाए जिसमें पब्लिक को अवेयरनेस हो, क्योंकि मेडिसिन तो देखें हर घर में यूज हो रही है ना, और हर घर बिल्कुल में 90% बिल्कुल। मेडिसिन चल रही है, तो उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स बताने के लिए जो है वो हमें अवेयर करना पड़ेगा घर वालों को, हर बंदे को ना, कि बिल्कुल जी आप
जरूर बिल्कुल। जरूर इसको डिस्कस करें। तो उसकी हम पहले अवेयरनेस बिल्डअप करने के लिए कोई हैंड बिल या कोई क्लिनिक्स पर जो है वो इस तरह के पोस्टर्स लगा दें कि जी आप जरूर जो है ना ड्रग के जो है साइड इफेक्ट्स या ड्रग को जो डिस्कस जरूर करें अपने फार्मासिस्ट के साथ, तो दे विल हेल्प अस मोर। आप क्या करते हैं अभी जो आपने मुझसे सवाल किया है? व्हाट आर यू डूइंग? आप किसी हॉस्पिटल में? नहीं, मुझे जो है वो 30 इयर्स हो गए फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। तो ठीक है। ठीक है जी। तो उसमें जो है ना सबसे पहले जो है मेरा सब्जेक्ट जो है सेल्स एंड मार्केटिंग है, लेकिन फार्मास्यूटिकल का। तो उसमें ठीक है। मेरी ये सजेशन है कि अगर आप इस ग्राउंड से जो है वो अपनी कोई भी हैंडबिल निकाल रहे हैं या कुछ निकाल रहे हैं जिसमें आप हर घर में जिस तरह पोलियो का हम करते हैं, जिस तरह हम किसी और की अवेयरनेस देते हैं, इस तरह हम एडीआर की भी अवेयरनेस का कोई हैंडबिल अगर पहुंचा दे पब्लिक तक और उसको बड़ा करके जो है चार्ट हर क्लिनिक पे लगवा दें, तो फिर पब्लिक में ये अवेयरनेस आएगी कि हमें ये भी डिस्कस करना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत काम करने की जरूरत है। जहां पर भी डॉक्टरों के पास मरीज जाते हैं वहां पोस्टर्स लगे होने चाहिए कि अगर आपको इन दवा से कोई साइड इफेक्ट होता है तो इन नंबर्स पे आप राब्ता करें। यू आर वेरी राइट कि इसमें बहुत काम करने की जरूरत है और बहुत दवाइयां इस्तेमाल हो रही हैं और हमें नहीं पता। अभी भी इतने सडन हम देख लेते हैं कार्डियक अरेस्ट हो गए, ये हो गया, वो हो गया, मगर हम कभी किसी की कॉज आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करते। बहुत ज्यादा पेन किलर्स हम खाते हैं और ये बिल्कुल एविडेंट है कि अगर ज्यादा पेन किलर्स खाएं दे एंड अप इन कार्डियक अरेस्ट। तो हमें नहीं मालूम एग्जैक्टली कि कॉज ऑफ अ डेथ क्या होती है सडनली सडनली। तो दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि हम इन चीजों को इतना सीरियस लेते नहीं है। यू आर राइट, हमें बहुत बहुत काम करने की जरूरत है। थैंक यू दिस वेरी मच। सिंगल सेशन आई डोंट थिंक सो। मगर ये है कि जितने भी ऑडियंस ने मेरी बात सुनी है कि अगर कोई भी एक मैसेज मिला है सबको तो एटलीस्ट अपने घर से हम अवेयरनेस स्टार्ट करें। ये जो एप्स हमने सोशल मीडिया की फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सबने डाउनलोड किया हुआ है, व्हाई नॉट कि हम मेड सेफ्टी ऐप को अपने पास डाउनलोड करें और अपनी फैमिली में कम्युनिकेट करना। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर होम। दिस इज सिंपल थिंग। अच्छा, एक पॉइंट मैं रेस करना चाह रहा था मिस सुमेरा। पॉइंट ये था कि जो हमारी सोर्सेज हैं, बेसिकली हम देखते हैं पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो सोर्सेज हैं वो ज़्यादातर चाइना बेस्ड हैं या ज़्यादातर एशियन पैसिफिक बेस्ड हैं। इस हवाले से क्या कोई रैप ने या सब फिजिशियंस ने या फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल या फार्मासिस्ट ने कोई सिस्टम डिजाइन किया है ऑन इंडिविजुअल लेवल, इसके थ्रू हम इसको भी मॉनिटर कर सकें? क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे एफिकेसी के बड़े इश्यूज हैं रिगार्डिंग जी बिल्कुल चाइना सोर्सेज, एपीआई सोर्सेज के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए ये जो है ना बात वही बात है, कंज्यूमर को अवेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो चीज हम जैसे फार्मेसी पे देखते हैं कि दवाइयां रिफंड के लिए आ जाती हैं। तो जी एक दवाई डॉक्टर ने लिख के दी है और 2 हफ्ते बाद वो रिफंड करने आ गया। तो रिफंड क्यों करने आए हैं आप दवाई? तो ये दवाई हम पे असर नहीं कर रही है। तो फिर दवा डॉक्टर किसी और कंपनी की दवा उसको प्रिस्क्राइब कर देता है। सो मेरे नजदीक तो इन सब चीजों को रिपोर्ट होना चाहिए और हम अपने लेवल पे तो अपनी कोशिश करते हैं और बात भी करते हैं डॉक्टर से। तो मगर यू आर वेरी राइट के क्योंकि जितना भी हमारा डेटा है वो सारा का सारा हम लेते हैं नॉर्थ अमेरिका से, जहाँ रिसर्च जेनेरिक पे रिसर्च हुई हुई होती है और डिस्पेंस हम यहाँ वाली कंपनीज को दवाई कर रहे होते हैं जो हमने चाइना से सारा जो हमारा प्रोडक्शन हो रही होती है। तो तो ये चीजें कोई सिस्टम ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वो सिंपली उस दवा को बंद कर देते हैं या फिर उसको ब्रांड स्विच कर देते हैं, मगर उसको रिपोर्ट कभी भी नहीं करता कोई। सो ये मेरे नजर में तो फार्मास्यूटिकल कंपनी की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीएमई या मैं कहूँ कि फिजिशियन के साथ जो एंगेजमेंट उनके लेवल की है ना, वो अनफॉर्चुनेटली मुझे तो किसी की नजर नहीं आती है। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी होती है कि आप रिपोर्टिंग इम्प्रूव करें। आप इसमें बायसनेस भी आ जाती है कि रिपोर्ट करेंगे तो अपनी प्रोडक्ट ही कहीं एफिकेशियस नहीं निकली तो क्या हो इसमें जाएगा। इसमें मगर एक पॉइंट मैं और ऐड अनफॉर्चुनेटली करना कोई चाहूँगा। इतना स्ट्रक्चर्ड सिस्टम नहीं है। एक पॉइंट मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा। इसकी वजह से हमारी जैसी पॉपुलेशन में जहाँ पे रूरल और सोशियो इकोनॉमिक लोअर सोशियो इकोनॉमिक सर्कल का मसला है, वहाँ पे हम जो सेगमेंट है हमारा लोअर का, उसमें जो बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस का फैक्टर है वो भी बहुत इंक्रीज हो रहा जी है, बिल्कुल क्योंकि आप सेल्फ बिल्कुल प्रेस्क्रिप्शन भी बिल्कुल कर रहे हैं और क्योंकि हमारे पास कोई डाटा नहीं है बिल्कुल। लोकल मार्केट्स वो का। वो 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 बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, मगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत बहुत अलार्मिंग है सिचुएशन, बहुत अलार्मिंग है। यस थैंक यू। Excuse me. श्योर। Assalamualaikum, ma'am. Hassan Faziz from Comsat Septabad.
मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि आजकल हर्बल प्रोडक्ट्स भी बहुत यूज हो रहे हैं, तो इसका क्या कोई एडीआर आपके सामने रिपोर्ट हुआ है? And अगर कोई रिपोर्ट एडीआर आता है तो उसको हम कैसे रिपोर्ट करेंगे, इसी ड्रेप के थ्रू ही? जी जी बिल्कुल, आप हर्बल भी जो है इसी पे रिपोर्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी फॉर्मुलरी में कोई भी हर्बल मेडिकेशंस जो हैं वो क्या नाम फॉर्मुलरी का पार्ट्स नहीं है, मगर जो ड्रैप है उसमें कहा है कि होम्यो हर्बल व्हाटएवर कोई भी चीज ड्रग जो आपने यूज किया है अपने ट्रीटमेंट के लिए, अगर उसे एडीआर होता है आप उसको रिपोर्ट करें। ये सेम आपको उसको उसपे बैच एक्सपायरी प्रोडक्ट का नाम ये सब चीजें जो आप सब लोग डाउनलोड करें और उसको उसको टेस्ट करके देखें, तो उसमें आपको रिपोर्ट करना होगा इसको। ओके मैम एक और क्वेश्चन भी था कि ड्रग इंटरेक्शन से भी हमारे पास कुछ तो कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये इंटरेक्शन की वजह से हुआ या डोज की वजह से हुआ, ये इंडिविजुअल एजेंट की वजह से? देखिए ये मैंने आपको बोला ना कि ये सब काम आपका काम हो गया रिपोर्ट करना, ठीक है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल फार्मासिस्ट बैठा हुआ है जिसको डिटेक्शन असेसमेंट एनालिसिस करना आता है, क्योंकि ये एक बिल्कुल टूल है जिसको हम स्क्रीन करते हैं, जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपका काम रिपोर्ट करना है। जब आप रिपोर्ट करते हैं जो मैंने आपको बताया है उसकी डिटेक्शन होगी असेसमेंट होगी, तो ये वहां से सारी इंफॉर्मेशन निकल के आती है फिर। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। अलीशा? यस मैडम, मेरा भी एक क्वेश्चन है। मैडम, हॉस्पिटल फार्मेसी में या जब हम क्लिनिकल फार्मेसी में बैठे होते हैं तब वहाँ हमारे पास एक वेल डिफाइंड सिस्टम होता है और हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। इधर हमें कोई एडीआर रिपोर्ट करना हो या कोई ड्रग इवेंट रिपोर्ट करना हो, बट व्हेन इट कम्स टू कम्युनिटी फार्मेसी तो वहाँ हमारे पास इतना वेल डिफाइंड सिस्टम होता नहीं है। तो मैडम उस केस में रेगुलेटरी की तरफ से और जो हमारी रेगुलेटर्स हैं उनकी तरफ से जो चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रैटेजीज जो है वो बनानी चाहिए और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए? देखो, सबसे पहले जो है ना फार्मासिस्ट, जो मुझे समझ आता है ना कि जो फार्मासिस्ट है उनको फार्मेसीज को ओन करना होगा पाकिस्तान के अंदर। अगर तुम अभी भी देखो कम्युनिटी के अंदर ऐसे राउंड निकालने चले जाओ, कितनी फार्मेसीज हैं और कितने फार्मासिस्ट खड़े हैं, तो सबसे बड़े लैकिंग तो ये है कि फार्मासिस्ट ने अपने प्रोफेशन को ही नहीं अडॉप्ट किया ना। तो फर्स्ट फार्मासिस्ट शुड स्टेप आउट एंड टेक द ओनरशिप ऑफ द फार्मेसीज। फर्स्ट थिंग जो मेरा ओपिनियन है। सेकंड, जहां पे भी कम्युनिटी चेन्स के सेटअप बन गए ना आप अलीशा, जब मैं आपकी एज में थी बहुत यंग, तो मैं आपसे कहूंगी कि सिर्फ आगा खान हॉस्पिटल था जहां फार्मासिस्ट नजर आते थे, मगर अब मैं आज देखती हूँ तो माशाल्लाह से बहुत सारी चेन्स हैं, वहां बाकायदा फार्मासिस्ट खड़े हुए हैं। तो थोड़ा स्लाइड चेंज आ रहा है, मगर डेफिनेटली जिस लेवल पे चाहिए। और अगर आप रेगुलेटर्स को देखें तो अब जिस किस्म की पॉलिसीज या गाइडलाइंस मुसलसल ड्रैप रिलीज कर रहा है वो आज से 20 साल पहले नहीं थी। तो डेफिनेटली चेंज तो आ रहा है, तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेटर की भी है, हमारी भी है। अगर हम यहाँ फार्मेसी हॉस्पिटल के अंदर हम आके बैठे तो तुम्हारे सामने हमने कितना चेंज किया, कम्युनिटी में जहाँ फार्मासिस्ट जा रहे हैं वो उनका काम है। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्टेप सबने लेना होगा, तभी ये चेंज आ सकता है। और ये मैं अभी भी आपको बताऊं कि ये डेटा हमारे पास नॉर्थ अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज से आता है, मगर उनके अकॉर्डिंग में वो भी अंडर रिपोर्टेड है। सो वहां तो इतना स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है ना, तो रिपोर्टिंग इज ऑलवेज चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट। कोई एंजॉय नहीं करता इसको करने में, क्योंकि इसमें आंसरेबल होते हैं लोग, काफी सारे एक्शंस लिए जाते हैं, तो सब घबराते हैं उसको करने में। तो एक चैलेंज है, मगर ये है कि स्लो चेंज आ रहा है अलीशा, और ये सबको अपना अपना रोल जो जहां काम कर रहा है सबको प्ले करना पड़ेगा। थैंक यू। Thank you so much, madam. And it was a very great and informative session. You shared your expertise with us, and you have always been a great mentor to me and to all the pharmacists that have been trained under your supervision. And I've always wanted to host you, and today I got the chance. So it was a great pleasure for me as well, and for my institute as well. Thank you, Lisha. Thank you for the Dow Health Sciences for inviting Thank you me so to much. this session. Thank you, Ji. Thank you, very much, everyone. thank you everyone for your participation and engagement. And kindly also note that we organize webinar monthly, and keep an eye on our LinkedIn page so that you will not miss any webinar that we routinely arrange for the education and awareness purposes. Thank you so much, everybody. Thank you.